अच्छा, आज का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 6। इसमें जो टॉपिक आज हमने करना है वो स्पोजिटरी करना है। स्पोजिटरीज स्पोजिटरीज क्या होती हैं, किस मकसद के लिए यूज होती हैं। जो मैं बोल रहा हूँ इसको अगर आप तवज्जो से सुन लोगे तो ये आपको चुटकियों में याद हो जाना। ये स्पोजिटरीज सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए जो मैं बोलूंगा या जो बताऊंगा। अभी बुक की तरफ नहीं देखना आपने, सिर्फ बात को समझना है। ये आपके सामने पिक्चर दिखाई हुई है ना एक, ये पैकेट्स के अंदर स्पोजिटरीज इस शक्ल की होती है। अब स्पोजिटरीज अगर किसी को नहीं पता तो ये समझा देता हूँ कि स्पोजिटरीज ये जो आपके सामने पैकेट दिखाए हैं इस शेप की, ज्यादातर इस शेप की होती हैं, और भी डिफरेंट शेप्स की होती हैं। स्पोजिटरीज के अंदर डिफरेंट मेडिसिन, उनको हमने एक बेस होती है ना, बेस। अब आपको मैंने चैप्टर 6 के शुरू में बताया था कि अगर आपने कोई डोजेज फॉर्म तैयार करनी है ना, डोजेज फॉर्म कहते हैं कि वो फिजिकल फॉर्म जिसके जरिए मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। उसमें टैबलेट होगी, कैप्सूल होगी, सिरप हो गया, क्रीम में ऑइंटमेंट, जो भी है सारा डोजेज फॉर्म कहलाता है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर डोजेज फॉर्म तैयार करते हुए लिक्विड को यानी पानी को आप व्हीकल के तौर पे यूज करो, ठीक है, तो पानी के लिए हम वर्ड व्हीकल यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे स्पोजिटरीज में क्योंकि लिक्विड नहीं है, यहाँ पे सेमी सॉलिड चीज यूज हो रही है जिसके जरिए आप मेडिसिन को मिलाकर बॉडी के अंदर इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे लफ्ज बेस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने अपने जेहन में बिठा लेनी है। पहली बात कि स्पोजिटरीज के लिए वर्ड बेस यूज होता है, सिरप वगैरह के लिए वर्ड व्हीकल यूज करते हैं। अच्छा, अब दूसरा, स्पोजिटरीज को ओरल कैविटी के अलावा बॉडी के अंदर जितनी भी कैविटीज हैं उनमें इंसर्ट किया जाता है। जैसा कि सबसे ज्यादा एनल कैविटी के अंदर, वजाइनल कैविटी में, इनमें सबसे ज्यादा स्पोजिटरीज को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपके नाक, कान, ठीक है, और इसके अलावा पांचवा यूरिथ्रा, ठीक है, जो पेशाब की नाली है वहां पे स्पोजिटरीज को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो अब आपको पता चल गया कि ओरल कैविटी के अलावा बॉडी के अंदर जितनी कैविटीज हैं उनमें स्पोजिटरी को इंसर्ट किया जाता है। अब जो समझने वाली चीज है कि स्पोजिटरीज को इन कैविटीज में इंसर्ट करने का मकसद क्या है, ओरल क्यों नहीं दे सकते। तो इस वजह से कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो स्टमक में जब जाएंगी तो स्टमक की पीएच उनको खराब कर देती है। ठीक है, आपको इंसुलिन कभी भी ओरली नहीं मिलती, क्योंकि इंसुलिन के अंदर जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो स्टमक का जो HCl है, स्टमक की जो तेजाबियत है वो उसको खराब कर देती है। इसी तरह कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो स्टमक का HCl या तेजाबियत उसको खराब कर देती है। इस वजह से उनको हम स्पोजिटरीज में कन्वर्ट करके बॉडी की कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं। बॉडी की कैविटी, मिसाल के तौर पर एनल कैविटी, अगर आपको एनल कैविटी के अंदर कॉन्स्टिपेशन है या आपको पाइल्स वगैरह, बवासीर वगैरह का इशू है, तो आपको फिर एनल स्पोजिटरी देनी पड़ेगी। क्योंकि एक तो इसका लोकल फैक्ट आ जाता है। लोकल फैक्ट यानी कि जिस जगह पे आपके कान में दर्द है, आप एक टैबलेट खाओ, टैबलेट जाएगी स्टमक में, स्टमक में ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, पूरी बॉडी में दवाई फैलेगी। इससे अच्छा नहीं कि आप सिर्फ कान के अंदर ही मेडिसिन अप्लाई कर दो। तो आप कान के जो सुराख है वहां पे आपने इंसर्ट करनी है स्पोजिटरी को। ठीक है, तो ये मकसद है कि आपको इसके जरिए लोकल इफेक्ट भी मिल जाता है। लोकल मतलब जिस जगह पे आपने अप्लाई किया वहां का, और अगर चाहो तो सिस्टेमिक इफेक्ट भी मिल जाता है, यानी पूरी बॉडी पे असर। और ये उन दवाइयों के लिए बनती है जो दवाइयां स्टमक आप खा नहीं सकते, खाओगे तो वो स्टमक उसको खराब कर देती है। ठीक हो गया, ये मकसद के लिए आपको स्पोजिटरीज वगैरह जो मार्केट में मिलती है, लेकिन कम ही यूज करते हैं हम इनको, लेकिन फिर भी इनका यूज आज भी है। खास तौर पे जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो मेडिसिन खा नहीं सकते, या जो बेहोश हुआ हुआ है बच्चा या बूढ़ा, ठीक है, ये कोमे में है, तो उनको फिर मेडिसिन हम या फिर इंजेक्शन के जरिए दे रहे होते हैं या फिर स्पोजिटरीज के जरिए दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया स्पोजिटरीज का। ठीक है, अब स्पोजिटरीज की डेफिनेशन क्या बनेगी। स्पोजिटरीज आर सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड होती हैं बिल्कुल, जिस तरह मोमबत्ती नहीं होती उस तरह का मोम से ये बनी होती है, लेकिन फर्क क्या है कि इसका जो मोम होता है
जिसको हम बेस का नाम दे रहे हैं, वो बॉडी टेम्परेचर, हमारे इंसानी बॉडी टेम्परेचर पे आकर मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाता है। जैसे ही वो लिक्विड में बदलेगा तो उसके अंदर मौजूद मेडिसिनल एजेंट रिलीज हो जाएंगे और वो असर दिखाने लग जाएंगे। सिर्फ ये फर्क है, ठीक है। अब देखो, स्पोस्ट्रीज आर सॉलिड डोजेज फॉर्म of medicament intended for insertion in body cavities other than mouth। ठीक है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि मुंह के अलावा जो बॉडी कैविटीज हैं उनके अंदर इनको इंसर्ट किया जाता है, दाखिल किया जाता है। अब इनको, ये डेफिनेशन है आपकी यहां तक, ठीक है। इसके बाद ये आप बता रहा है आपको, दे मे बी इंसर्टेड इनटू रेक्टम, रेक्टम में यानी एनल, वेजाइनल, यूरिथ्रा, और वेयर स्पोस्ट्रीज ऑफन soften or melt at body temperature which release the medicament and exert local and systemic action। तो ये आपको उसने वजाहत की है कि स्पोस्ट्रीज को आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हो, और जहां पे ये नरम होती है, मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद ही अपने मेडिसिनल एजेंट को रिलीज करती है, और वो मेडिसिनल एजेंट लोकल इफेक्ट भी देते हैं या सिस्टेमिक इफेक्ट भी देते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपकी स्पोस्ट्रीज होगी। आगे चलते हैं जनाब। स्पोस्ट्री की डेफिनेशन बड़े अच्छे तरीके से आपने समझनी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन पेपर में आता है तो बच्चों से ये कवर नहीं होती स्पोस्ट्री। इवन के वाइवे में पूछ रहा होता तो वाइवे में नहीं समझ आ रही, तो मैंने आपको, किसी ने स्पोस्ट्री नहीं देखी हुई, लेकिन मैंने आपको एक एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की है कि किस तरह की होती है। ठीक है, तो आप ख्यालात के जरिए भी इसको समझ लो कि ये किस शेप की होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, अब स्पोस्ट्री के एडवांटेजेस की बात अगर हो जाए तो ये नीचे जी इसके एडवांटेजेस बताए गए हैं। तो एडवांटेज जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हुआ हूँ, दे आर कन्वीनियंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विच इरिटेट जीआईटी, कॉज वॉमिटिंग, डिस्ट्रॉय बाय स्टमक पीएच। तो ये उन मेडिसिन के लिए, कन्वीनियंट का मतलब है आसान, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, कि ये कन्वीनियंट है, आसान है एडमिनिस्टर करने के लिए उन ड्रग्स को जो इरिटेट करती हैं आपकी जीआईटी को। जीआईटी स्टैंड फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि आपका स्टमक और छोटी आंत और बड़ी आंत शामिल होती है। और कॉज वॉमिटिंग, जिससे के खाने से आप, ऐसी दवाई जिसके खाने से आपको वॉमिट आ जाए या जो स्टमक की पीएच से डिस्ट्रॉय हो जाए। एक एडवांटेज ये है या एक मकसद ये है स्पोस्ट्रीज को बनाने का। इजिली एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस कहते हैं जो कोमे में हो, बेहोश, उनको इंसर्ट करना आसान है। आगे तीसरा, स्पोस्ट्रीज आर यूज फॉर लोकल एक्शन, ये लोकल एक्शन भी देती है। जैसे मैंने आपको कान की एग्जांपल दी कि अगर आपके कान में कोई स्वेलिंग है, कान में कोई इन्फेक्शन है, तो आप कान के ऊपर ही दवाई को अप्लाई कर लो, बजाय इसके खाओगे तो वो पूरी बॉडी में फैलेगी। तो यहाँ पे देखो, रेक्टल रिलीव कॉन्स्टिपेशन, वजाइनल एंटीबैक्टीरियल, लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं लोकली किसी जगह को सुन्न करना हो। मिसाल के तौर पे अगर पाइल्स का ऑपरेशन होना है तो पूरी बॉडी को सुन्न करने की जरूरत नहीं है, पाइल्स को एक खास एरिया जो सा आपका, वहां पे आप स्पोस्ट्री को इंसर्ट करोगे और वही एरिया सुन्न हो जाएगा और आप उसका ऑपरेशन कर सकते हो। तो लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं इसको, और एनाल्जेसिक पेन किलर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलो। फॉर सिस्टेमिक इफेक्ट, अगर आपने इससे सिस्टेमिक इफेक्ट लेना है यानी पूरी बॉडी के अंदर असर लेना है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम एंड वेजाइना परमिट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी सोलेबल ड्रग्स। तो आपके जो रेक्टम और वेजाइना है, इसमें क्योंकि ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, तो यहाँ पे जो मेडिसिन अब्जॉर्ब होगी वो पूरी बॉडी में फैल जाएगी और आपको सिस्टेमिक इफेक्ट भी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास स्पोस्ट्री की डेफिनेशन और एडवांटेजेस ऑफ स्पोस्ट्रीज ये 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, आगे चलो। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोस्ट्रीज, ये सिर्फ आपने नाम याद करने हैं, क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है जी, और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए शेप आपने देख लेनी है, शेप्स एमसीक्यूज के लिए। रेक्टल स्पोस्ट्री है, ये टेपर्ड होती है ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड टेपर्ड का मतलब ये जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया ना, ये पैकेट से टेपर्ड, ये एक तरफ चोंच बनी हुई है और एक तरफ चोंच नहीं ना बनी हुई। तो एक तरफ चोंच बनी हुई है या नोक बनी हुई है तो हम कहते हैं ये टेपर्ड है। ये अब जो पिक्चर में दिखाई गई वो एक साइड से टेपर्ड है, लेकिन जो एनल स्पोस्ट्री, रेक्टल स्पोस्ट्री है, वो दोनों साइडों से टेपर्ड होती है। ठीक है, उसकी शेप बनी होती है बारीक सी।
वेजाइनल स्पोस्ट्री ओवल होती है, अंडे की तरह की होती है, रॉड होती है और कोन शेप होती है, त्रिकोण। ठीक है। यूरिथ्रल स्पोस्ट्री, ठीक है, यूरिथ्रल स्पोस्ट्री को बोगीज भी बोला जाता है। बोगी, अच्छा ये याद रखना कि नेजल स्पोस्ट्रीज को, यूरिथ्रल स्पोस्ट्री को बोगीज भी बोला जाता है। तो ये बोगीज भी नाम इन्होंने लिखा हुआ है, तो आपके अगर बोगीज वर्ड आ जाए तो उसका मतलब स्पोस्ट्री ही समझना। ठीक है। अब यूरिथ्रा, जो पेशाब की जो नाली होती है वो बहुत ही बारीक होती है, तो उसके लिए देखो स्पोस्ट्री की शेप कैसी होती है, लॉन्ग थिन पेंसिल शेप्ड, राउंड फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइडों से राउंड होनी चाहिए, टैपर्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा सकती है पेशाब की नाली को। ठीक है। आगे चलो, नेजल स्पोस्ट्रीज, इसको नेजल बोगीज भी बोला जाता है। ये सिमिलर इन शेप टू यूरिथ्रल बोगीज, नाक के लिए होती हैं, तो ये यूरिथ्रल शेप की, जैसे यूरिथ्रल स्पोस्ट्रीज है उसी शेप की होती है। ओरल स्पोस्ट्रीज ईयर, दे आर आल्सो पेंसिल शेप लाइक बोगीज। ठीक है जी, तो कान के लिए ये पेंसिल शेप की होती है। ये आपके पास 5 स्पोस्ट्रीज हो गई हैं, और ये 5 की मैंने आपको शेप बता दी है। ये आपके पास एक चार्ट भी दिखाया हुआ है इन्होंने, तो इस चार्ट को आपने देखना है, इसके अंदर आपके एमसीक्यू छुपे हुए हैं, वो आपने करना है। ठीक है। तो यहाँ तक आपका फार्मास्यूटिक्स का हो गया आज का टॉपिक। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट है, अब बताओ। बेस इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, विस्कोसिटी कह सकती हो अब ज्यादा होती है, क्योंकि बेस सेमी सॉलिड होती है। ठीक है, सेमी सॉलिड जैसा कि वैक्स सेमी सॉलिड है, तो वो बेस के तौर पे इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। सब्जेक्ट है आपका फार्माकोग्नोसी, चैप्टर नंबर 4 का जो आखिरी टॉपिक बायोलॉजिकल एवेल्युएशन, ये हमने आज करना है। ठीक है जी, बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर एवेल्युएशन, ठीक है, क्रूड ड्रग्स की वैल्यूएशन के बारे में पढ़ रहे हो। आपके पास क्रूड ड्रग आ गई है, उसको आपने परखना है कि क्या वो क्रूड ड्रग ठीक है, उसकी क्वालिटी ठीक है, प्योरिटी ठीक है, क्या उसका ताल्लुक कौन से ग्रुप के साथ, केमिकल ग्रुप के साथ है, वो केमिकल ग्रुप मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल वैल्यूएशन एक वैल्यूएशन मेथड है जिसके नाम में बायोलॉजिकल वर्ड यूज हो रहा है, मतलब ये कि ये अब जानदारों पे या जानदार के किसी पार्ट पे हमने एक्सपेरिमेंट करना है, जिसके ऊपर हमें जो रिजल्ट या रिस्पॉन्स मिलेगा उसकी बेस पे हमने अपनी क्रूड ड्रग को वैल्यूएशन या वैल्यूएट करना है। समझ आ गई? तो इसके लिए बायोलॉजिकल वैल्यूएशन को दूसरा नाम बायोलॉजिकल एसे भी कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन बायोलॉजिकल एसे आ जाए तब भी आपने बायोलॉजिकल वैल्यूएशन ही बताना है। ठीक है। तो यहां पे फिर क्या हुआ, बायोलॉजिकल वैल्यूएशन इज द टाइप ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के इसमें जानदार इन्वॉल्व होते हैं, कैरिड आउट ऑन इंटैक्ट एनिमल्स, इंटैक्ट एनिमल्स के ऊपर, यानी पूरे जानदार के ऊपर आप कर सकते हो ये। एनिमल प्रिपरेशन, एनिमल की बॉडी से कोई मटेरियल निकाल के प्रिपरेशन की हुई है उसके ऊपर कर सकते हो। आइसोलेटेड लिविंग टिश्यूज, या किसी जानदार से आपने टिश्यू को आइसोलेट किया, लैदा किया, कोई हिस्सा, कोई पार्ट आपने लैदा किया और उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह पे आप मेडिसिन को अप्लाई करके वैल्यूएशन कर रहे हो, तो ये सारा कहलाएगा बायोलॉजिकल वैल्यूएशन। इसका दूसरा नाम बायोलॉजिकल एसे भी है, क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये थी बायोलॉजिकल वैल्यूएशन की डेफिनेशन। टेक्निक्स ऑफ बायोलॉजिकल एसे, इसको आपने जरा समझना है, सिर्फ रट्टा ही लगाना है आपने। मैं कोशिश करूंगा आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की, लेकिन आपने देखना है। देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यूएशन, वैल्यूएशन करने के लिए 2 टाइप्स हैं। अच्छा, ये जो टाइप लिखे ना यहाँ पे, क्वांटल और ग्रेडेड, इसको आप आसान तरीके से ये समझ लो
वैसे तो ये कम्प्लेक्स मेथड है क्वांटल और ग्रेडेड, लेकिन आप सिंपली ये देख लो कि अगर आपको क्वांटिटी का जिक्र हो, क्वांटिटी वाइज आप एवेल्युएशन कर रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह करके, तो क्वांटल वर्ड। ग्रेडेड का अगर A B C D इस तरह करके आप ग्रेड वाइज वैल्यूएशन कर रहे हो तो उसको ग्रेडेड बोलेंगे। सिंपल आपने ये दो वर्ड याद रखने के लिए मैंने आसान तरीके से बता दिया आपको, वरना डिटेल में जाओगे तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स मेथड है क्वांटल और ग्रेडेड। ठीक है, अच्छा जी। अब जो फिर मैं आपको बता रहा हूँ बायोलॉजिकल वैल्यूएशन की दो टाइप्स हैं, क्वांटल एंड ग्रेडेड। ठीक है, और टेक्निक्स कितनी है, ये 4 टेक्निक्स हैं, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना। टाइप 2, टेक्निक्स 4, समझ आएगी। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यूएशन, 2 4 3, तो आपने जल्दी से 4 नहीं लगा देना, आपने यहाँ पे नोट करना है कि 2 टाइप्स, 2 है टाइप्स क्वांटल और ग्रेडेड, और टेक्निक्स कितनी है, तरीके कितने हैं बायोलॉजिकल वैल्यूएशन के, ये आपके पास 4 है। पहला आ जाता है जी मैचिंग बायोलॉजिकल ऐसे, दूसरा इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल ऐसे, ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल ऐसे, और मल्टीपल बायोलॉजिकल ऐसे। ठीक है, ये नामों को आपने ऐसे ही रट्टा मारना। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैचिंग बायोलॉजिकल ऐसे क्या है, आपने अपनी क्रूड ड्रग की वैल्यूएशन करनी है किसी जानदार के ऊपर, तो आप अपनी क्रूड ड्रग को किसी जानदार के ऊपर जब अप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट को कंपेयर किससे करना है, स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, मसलन एग्जाम्पल के तौर पर आपने पैनाडोल की टैबलेट बनानी है। अब पैनाडोल ऑलरेडी मार्केट में मल्टीनेशनल कंपनी की है, जो उसका रिसर्च ब्रांड है, ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड को देखते हुए बाकी सारी कंपनीज उसके मुताबिक स्टैंडर्ड की मेडिसिन तैयार करती हैं। ठीक है, तो आपने एक जानदार को जो रिसर्च ब्रांड है ब्रांडेड पैनाडोल दी, और एक जानदार को आपने अपने कंपनी की बनाई हुई पैनाडोल दी, तो दोनों में रिजल्ट देखना क्या एक जैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसको कहते हैं मैचिंग बायोलॉजिकल एसे। ठीक है, इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल ऐसे, जिसमें हम इंटरपोलेट करते हैं, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आया है उसको मजीद वैल्यूज की मदद से उसको, मतलब कह लो कि इसमें मैं अगर आपको समझाऊं कि आपके पास एक खास वैल्यूज जो आ गई है ना, उन वैल्यूज की मदद से मजीद आगे की कंसंट्रेशन वगैरह मालूम कर ला। मतलब कि आपको एक लिक्विड की कंसंट्रेशन मालूम है, लेकिन आप उसकी मदद से दूसरे लिक्विड की कंसंट्रेशन को भी जज कर रहे हो जिसकी मालूम नहीं है। ठीक है, तो इंटरपोलेशन में जहां तक आपको वैल्यूज आई हैं उससे आगे की वैल्यूज को खुद ही आपने ग्राफिकली कैलकुलेट करना, इंटरपोलेशन कहलाता है। जैसा कि मैं आपको, अगर मेरी बात ये आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये एक ग्राफ है। ठीक है, यहां तक आपकी वैल्यू आई है, यहाँ पे हम ड्रग ले लेते हैं डी, यहाँ पे आपका सैंपल पॉइंट ले लेते हैं एस। आपने मेडिसिन बढ़ाई की है, तो सैंपल वो जो सा जानदार है वो नीचे अगर हमने लिया तो आपके पास इस तरह का ग्राफ आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ तक आपकी ड्रग टोटल यहाँ तक आ रही है, मजीद आगे जो सी वैल्यूज है आपने इंटरपोलेट कर ली, ये ठीक है, यहां तक करके जो आपके पास वैल्यू आएगी। अब असल में तो आपने यहां तक एक्सपेरिमेंट किया ना, ये जहां पे निशान लगा रहा हूं, लेकिन बाकी जो से आपने लाइन लाइन है वो पिछली लाइन को इंटरपोलेट करके आपने नई वैल्यू जो सी ढूंढ ली, इसको इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल ऐसे कहते हैं। ये थोड़ा सा मैं फिर बता रहा हूँ, अगर नहीं किसी को समझ आ रहा तो ऐसे ही रट्टा मार लेना। ठीक है, क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स तरीका है, यहाँ पे तो सिर्फ नाम लिखे हैं ना, ये अपने बजाते खुद एक बड़े लेंथी प्रोसेसेस हैं ये। ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल ऐसे, ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल ऐसे जिसमें आपने कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है उसको जब किसी जानदार पे अप्लाई किया तो उस प्रोडक्ट के नतीजे में जो रिजल्ट आए उनको फ्रीज कर लिया, उनको रोक के ब्रैकेट लगा ली, और अपनी मेडिसिन को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना जहां तक के आपको रिजल्ट बराबर ना आ जाए। इसको ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल ऐसे कहते हैं। इसको भी अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ऐसे है कि आपके पास एक जानदार ए है, एक जानदार बी है, आपने ए वाले को स्टैंडर्ड मेडिसिन दी है। ठीक है, एस टी में लिख रहा हूं। स्टैंडर्ड मेडिसिन देने के बाद जो रिजल्ट आए हैं
उनको आपने ब्रैकेट कर लिया, और अपने बी वाले को आपने मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड आपने 500 मिलीग्राम की टैबलेट दी। 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स पे आपको जो रिजल्ट आया, 500 मिलीग्राम टैबलेट देने के बाद